कलर्स ऑफ लाइफ में आइए आज सुनते हैं डॉक्टर पुष्पा सक्सेना जी की लिखी कहानी अपनों जैसा। तिवारी जी के साथ गांव से आए उस छोटे से बालक को देखते ही पतिदेव भुनभुनाने लगे। इस आफत को लेकर मैं नहीं जाऊंगा, वापस भेज दो। सचमुच उसकी रूपरेखा देखकर मेरा भी मन बुझ गया था। छोटे छोटे बाल, लंबी सी गांठ बंधी शिखा, कीचड़ युक्त आंखें, पता नहीं रोने के कारण या किसी बीमारी से सुर्ख लाल हो रही थीं। चेहरा देखकर लगा इससे काम नहीं चलेगा। गत 2 माह से पतिदेव का ट्रांसफर दूसरे शहर में हो गया था। बच्चों की पढ़ाई के कारण पूरे 1 वर्ष मुझे इसी शहर में रहना था। होटल का खाना खा खाकर वह अस्वस्थ से हो गए थे। अतः गांव जाते समय तिवारी जी से एक छोटे लड़के को लाने की बार बार ताकीद कर दी थी। पर इस बच्चे को देख तिवारी जी की बुद्धि पर तरस आ रहा था। भला इतना सा बच्चा क्या काम कर पाएगा? शक्ल देखो तो 12 बजे थे। तिवारी जी तुरंत गांव लौटने को प्रस्तुत नहीं थे। अब क्या करें? कम से कम 1 सप्ताह तो इस बला को झेलना ही है। सोचकर उसका नाम पूछ डाला। उत्तर मिला, जी मेरा नाम सुशील कुमार है। कुछ कौतुक से बच्चे पूछ बैठे, किस चिड़ियाघर से आ रहे हो? विस्मय से सुशील बच्चों की ओर देखकर बोला, हमने पटना में चिड़ियाघर देखा था, खूब मजा आया था। बच्चों के ठहाकों पर सुशील विस्मित देखता रह गया था। सुशील के गंदे कपड़े देख बच्चे नाक भौं चढ़ाने लगे थे। खींचकर विवेक की पुरानी शर्ट, निक्कर और साबुन की एक टिक्की सुशील के आगे पटक कर मैंने कहा, जा बाहर नल पर नहा ले और ये अपने कपड़े धोकर सुखा दे। जी माँ जी, शांत संयत उत्तर दे सुशील चला गया। एक बार फिर तिवारी जी की मूर्खता पर मैं कुर्सी गई कि न जाने कब तक इस बला को झेलना पड़ेगा। लगभग 1 घंटे बाद अच्छी तरह नहा धोकर जब सुशील घर में घुसा तो ढीली कंधों से लटकती बुशर्ट देख बच्चे जोर जोर से जोकर जोकर कहकर हंस पड़े। सुशील भी उनके साथ हंस दिया। झाड़ू तो लगा लेगा ना? इसके साथ मैंने उसके हाथ में झाड़ू पकड़ाकर बाहर ड्राइंग रूम में अच्छी तरह झाड़ू लगाने का निर्देश दे डाला। व्यस्तता में यह भी याद न रहा कि सुशील गांव से बहुत प्रातः चला होगा। पता नहीं कुछ खाकर भी चला था या नहीं। 10 मिनट के बाद ही, अब क्या करूं माँ जी? इसके साथ सुशील मेरे सामने खड़ा था। क्या झाड़ू लग गई? मैंने पूछा। इतनी जल्दी यूं ही बेगार डाल आया होगा। सोचा, जब ड्राइंग रूम में पहुंची तो देखा सुशील ने पूरे मनोयोग से झाड़ू लगाई थी। यही नहीं, कुर्सी मेज पर बैठी धूल की परत भी खूब अच्छी तरीके से साफ कर करीने से फर्नीचर सजा दिया था। ठीक है, घर में झाड़ू लगा डाल। हाँ सुन, मिट्टी धूल कहीं नहीं छूटनी चाहिए, कहकर मैं बच्चों के लिए नाश्ता बनाने किचन में चली गई। बच्चों को नाश्ता दूध देकर अचानक याद आया कि सुशील को चाय भी नहीं दी थी। रोटियों पर सब्जी रख उसको देते समय लगा, पता नहीं गांव का लड़का है, भरपेट खाना भी कभी मिला है या नहीं। शहर में न जाने कितना खाएगा। सुशील ने मात्र 3 रोटी ले बाकी लौटा दी तो सचमुच बहुत अजीब सा लगा। घर पर दृष्टि डाली तो आश्चर्य हुआ। इतने कम समय में सुशील ने झाड़ू के बाद पोछा भी लगा डाला था। चलो, कम से कम झाड़ू पोछा तो लगाना जानता है, सोचकर अपने को तसल्ली देकर मैं पूछ बैठी, मसाला तो पीस लेगा ना? बहुत ही उत्साहित हो सुशील बोल पड़ा, अभी पीसता हूं माँ जी। और शायद 5 मिनट में रोटियां खा मसाला पीसने में वह तन्मय हो गया था। बिना पूछे बाथरूम में जाकर बच्चों और इनके कपड़े धोकर फैलाते सुशील को देखकर मैं आश्चर्य मिश्रित सुख का अनुभव कर रही थी। सब्जी वाले से सब्जी खरीद उसका हिसाब जोड़ना शुरू करने वाली ही थी कि पास खड़े सुशील ने फौरन कहा, 11 रुपये 62 पैसे हुए हैं माँ जी। मैं चौंक गई। लगभग 5 मिनट जोड़ने के बाद जब सचमुच उतना ही हिसाब आया तो मैं विस्मित रह गई। क्या तू पढ़ा लिखा है? सगर्व सुशील बोला, गांव के स्कूल में तीसरी कक्षा में 60 लड़कों में फर्स्ट आया था माँ जी। पैसे देते मेरे हाथ एक क्षण को रुक से गए। मेरी पुत्री सुनीता इस वर्ष दूसरी कक्षा में हिसाब में असफल रही थी। फिर आगे क्यों नहीं पढ़ा? कैसे पढ़ता माँ जी, गरीब घर का लड़का हूं ना। लगा शायद उस लड़के को समझने में कहीं भूल हो गई थी। 1 सप्ताह में ही सुशील ने घर के सब काम इस तरह करने शुरू कर दिए थे कि हमें आश्चर्य होता था। हम यह भी भूल गए कि सुशील को मात्र 1 सप्ताह बाद वापस गांव जाने का निर्णय ले लिया था हमने। सब काम करके भी सुशील के पास बच्चों के साथ खेलने का समय न जाने कैसे बचता था। घर में रहते उसका चेहरा फूल की तरह खिलने लगा। विश्वास नहीं होता था कि एक दिन गंदे कपड़ों में कीचड़ भरी आंखों के साथ
शायद 10 या 11 वर्ष का यही बालक काम करने आया था। आंखें बुद्धि से दीप्त और गोरा रंग दमकने लगा था। बच्चों के पुराने कपड़े पहनकर जब वह हमारे साथ कहीं चलता तो प्राय अजनबी उसे हमारा ही बेटा समझते थे। सुनीता और विवेक के स्कूल जाते समय वह उन्हें जबरन गिलास भरकर दूध दिया करता था। सुनीता के क्रोध करने पर बड़ी सहजता से कहता था, दीदी बच्चों को खूब दूध पीना चाहिए, तभी तो उनको ताकत मिलती है। स्वयं 10 वर्ष का बच्चा मानो उस समय सुनीता का अभिभावक बन जाता था। शायद उसे यह कभी समझ में नहीं आया कि वह भी बालक था या दूध पीना उसके लिए भी आवश्यक था। विवेक को भैया कहकर उस पर सुशील पूरा अधिकार जमाता था। व्यस्त क्षणों में विवेक की झिड़की सुशील को कभी छू भी नहीं पाई। कभी कभी बच्चों के साथ खेलते समय सुशील जिद कर जाता या अड़ता, पर दूसरे ही क्षण तुरंत अपनी पराजय स्वीकार कर लेता, मानो गलती उसी की थी। शायद पराजय को उसने अपनी नियति मान लिया था। पता नहीं 1 वर्ष का लंबा समय कैसे पलक झपकते सा बीत गया। सुशील अब हमें परिवार का ही सदस्य लगने लगा था। मेरी बीमारी में स्वयं खाना बना, बच्चों को टिफिन दे, सुशील ने चमत्कृत कर दिया। तुझे खाना बनाना कैसे आया सुशील? पूछने पर बड़ी सहजता से उत्तर दिया, आप बनाती थी ना माँ जी, तो मैं देखता था, बस आ गया। पतिदेव के साथ जब सुशील को भेज दिया तो हमें घर बहुत सूना लगने लगा। जब भी पतिदेव आते सुशील का भी आने का बहुत आग्रह किया करता था, पर साथ आने की जिद उसने कभी नहीं की। जब कभी भी सुशील घर आता था घर में जैसे खुशी आ जाती थी। भाई जी, ये अमरूद का पेड़ क्यों सूख गया? गाय केले का पेड़ कैसे खा गई? जैसे प्रश्नों से सुशील खाली समय में माली बना पौधे लगाता सींचता रहता था। सुशील की इस अतिरिक्त शक्ति पर आश्चर्य होता था। उसी आयु की सुनीता तो अपना काम भी नहीं कर पाती थी। छुट्टियों में सुशील हमारी प्रतीक्षा इस उत्सुकता से करता कि लगता अपना बच्चा हमसे अलग पड़ा है। पैसों के प्रति हम सब बेहद लापरवाह थे। अलमारी, कमीज, पैंट की जेबों में या मेज की दराजों में प्राय पैसे छूट ही जाते थे। सोने की अपनी चेन, अंगूठियां यहां वहां छोड़ने के लिए मैं बेहद बदनाम हूं। सुशील बुजुर्ग की तरह चेन, अंगूठियां सहेज कर मुझे लेक्चर दे डालता था। आप तो भाई जी अपनी चीज संभाल कर नहीं रख पाती। हर जगह पड़े पैसे इकट्ठे कर सुशील एक डिब्बे में रखता जाता था। कभी खुले पैसों की खोज के समय सुशील डिब्बे से पैसे दे हमारी मुश्किल आसान कर देता था। यही नहीं, घर आए मेहमान जाते समय जो पैसे सुशील को देकर जाते थे उसने उनका उपयोग अपने लिए कभी नहीं किया। कभी सुनीता की साइकिल का पंचर लगवाना हो या रिक्शे वाले को टूटे पैसे देने हो तो सुशील के पैसे ही सहजता से निकल आते कि ताज्जुब होता। कभी सुशील के उधार पैसे गिनने की चेष्टा की तो वह नाराज होकर कहने लगता, अपने ही ऊपर तो खर्च किए हैं, आप लोग क्या दूसरे हैं? उसकी उदारता देख विवेक की कृपणता पर खींच आने लगती। मजाल है कोई विवेक से पैसे ले तो ले। वर्ष के अंत में पतिदेव के पास हम सब सदैव के लिए शिफ्ट करने वाले थे। सब एक साथ रहेंगे कि कल्पना से ही हमारे साथ सुशील भी बेहद प्रसन्न था। खूब मजा आएगा, अब भैया के साथ खूब खेलेंगे, वह कह रहा था। सामान की पैकिंग सुशील की तत्परता के कारण ही इतनी शीघ्र संभव हो सकी। घर की रद्दी, डिब्बे आदि सब सुशील ने इस चतुराई से बेचे कि हंसी रोकनी मुश्किल थी। भारी भारी फर्नीचर, गोदरेज की अलमारियां उठाते समय सुशील की शक्ति देखकर सब विस्मित थे। नए घर में नौकर के लिए भी एक कमरा था। प्राय हर घर में सर्वेंट क्वार्टर में कोई नौकर और उसका परिवार रहता था। सुशील ने आते ही कहा, माई जी, हर घर में फुल टाइम सर्वेंट है, आप भी एक सर्वेंट क्यों नहीं रख लेती? फिर तू कहाँ रहेगा? क्यों? हम और भैया एक कमरे में रहेंगे। बात हंसी में टल गई। पर जब सचमुच ही सोते समय सुशील विवेक के ही कमरे में नीचे चटाई बिछाकर सोने लगा तो उसे यह समझाना मुझे भी कठिन लगा कि वह सर्वेंट क्वार्टर में जाकर सोए। सुशील को शिकायत थी कि सब कमरों में पंखे हैं, फिर सर्वेंट क्वार्टर में पंखा क्यों नहीं लगाया गया था? मोहल्ले के लोग उसे हंसी में सुशील बाबू कहकर बुलाते थे। जमादार के आते ही वे दौड़कर बाथरूम धुलवाता, ज्यादा विम खर्च करने की शिकायत करता, ग्वाले पर दूध में पानी मिलाने का आरोप लगाता, सब्जी लेते समय पैसे कम करने की जिद करता। रोज ही उसकी लड़ाई की शिकायतें आती। यद्यपि मैं जानती थी कि वह हमारे लिए ही लड़ता था, फिर भी कभी अगर सुशील को ही डांटा तो उसने बुरा नहीं माना। क्लब जाते समय सबसे आगे सुशील ही रहता। सुशील पर घर छोड़कर मैं इतनी निश्चिंत हो गई
कि कहीं ताले लगाने की अपेक्षा सुशील पर घर खुला छोड़ देना अधिक सहज लगता था। मन के किसी कोने में एक अहम भी था कि नौकर को हम अपने बच्चों की तरह प्यार करते हैं, उसे अपने परिवार के सदस्य की तरह रखते हैं। प्रातः पतिदेव ने 1,000 रुपये दिए थे। हमेशा की तरह खुली अलमारी में रुपए रखकर पास के घर में चली गई। सुशील खाना बनाने में व्यस्त था। सुनीता और विवेक का स्कूल पास में ही था। दोनों खाना खाने आते थे। सुशील बहुत उत्साह से दोनों को खाना खिलाता था। इनके आने में 2-2:30 बज जाते थे, अतः मैं निश्चित होकर घूम कर आती थी। खाना खाकर जाते समय जब इन्होंने रुपये मांगे तो अलमारी में है कहकर मैं किचन में चली आई। रुपए गिनते ही ये बोले, क्या 200 रुपये खर्च कर डाले तुमने? मैंने तो एक भी पैसा नहीं लिया, जैसे कि तैसे धरे हैं, मैंने कहा। पुनः रुपये गिनकर भी जब 200 रुपये कम मिले तो हम दोनों परेशान हो उठे। सुशील को बुलाकर पूछने पर उसने अपनी अनभिज्ञता प्रकट की। तभी याद आया, परसों सुशील विवेक से पूछ रहा था, भैया आपकी एयरगन कितने में आती है, कहाँ मिलती है? क्या कहीं उसने एयरगन के लिए ही तो रुपये नहीं ले लिए? विवेक सुशील की बहुत खुशामद पर भी कभी उसे अपनी एयरगन नहीं चलाने देता था। सुशील का एयरगन के प्रति अपार मोह था। मुग्ध दृष्टि से वह विवेक को एयरगन चलाते हुए देखता था। इनसे जैसे ही अपनी शंका व्यक्त की मैंने, बात विश्वास में बदल गई। सुशील से बार बार पूछने पर भी वह दृढ़ शब्दों में कहता गया, हमें नहीं पता, हमने रुपये कभी देखे भी नहीं। क्रोध में जोर से 4-5 थप्पड़ भी मारे, पर सुशील अविचलित भाव से ही अपनी अनभिज्ञता ही प्रकट करता रहा। अंत में हार कर मैंने कहा, ठीक है, इसे पुलिस में दे दो, ये लोग प्यार के काबिल नहीं होते, पुलिस के थप्पड़ ही कबुलवाएंगे। सुशील की आंखें लाल हो गई थी। उसका पूरा चेहरा पथराया हुआ सा नजर आ रहा था। कितना बेशर्म है, इतनी मार खाई पर एक बूंद आंसू भी नहीं गिरा। ऑफिस जाते समय वे निर्देश दे गए, इसे सर्वेंट क्वार्टर में बंद रखना, तिवारी जी को बुलाएंगे या पुलिस साथ लावेंगे। मेरे कहने के पूर्व ही सुशील बिना खाए सर्वेंट क्वार्टर में चला गया। क्रोध में भुनभुनाती हुई मैं बड़बड़ाई जा रही थी। मोहल्ले की स्त्रियों को सुशील की चोरी की कहानी बताते मन का आक्रोश फूट पड़ा। इसे हम अपने बच्चे जैसा मानते थे, इसने ये बदला दिया। सुनीता की साइकिल चलाकर तोड़ डाली, पर हमने कभी कुछ नहीं कहा। किसी ने टिप्पणी भी की, अरे यह नौकर की जात ही नमक हराम होती है, आपने तो बेकार में ही इसे सिर चढ़ाकर रखा था। विवेक के स्कूल से लौटते ही मैंने सुशील की कारस्तानी की सूचना दी। विवेक एकदम बोला, पर मम्मी, वह रुपये तो मैंने अपनी और सुनीता की फीस देने के लिए आपकी अलमारी से लिए थे, आप भूल गई? कल वार्निंग दी थी ना, फीस जमा करने का आज आखिरी दिन था। मेरी परीक्षा की फीस भी जमा होनी थी मम्मी, वो तो मैंने लिए थे। मैं विवेक का मुंह देखती रह गई। इतनी बड़ी गलती कैसे कर बैठी? अभी उसी दिन हंसकर मैंने सुशील से कहा था, भैया की पुरानी साइकिल खरीदोगे? गरीब का बच्चा साइकिल कैसे चढ़ेगा माई जी? सुशील का उत्तर मेरे सीने पर हथौड़े मारने लगा। अपराध बोध से ग्रस्त हो जैसे ही मैंने सर्वेंट क्वार्टर का दरवाजा खोला, सुशील एकदम उठकर बैठ गया। कोमल मुख पर लाल उंगलियों के चिन्ह उभर आए थे। आंसुओं से पूरा मुखड़ा भीग गया था। एक पल को जी चाहा उस पराए खून को अपने से चिपटाकर सांत्वना दूं, पर अभिजात्य संस्कार बाधा बन गया। धीमे से कहा, सुशील बेटा, गलती हो गई, चला खाना खा ले। रुपये तेरे भैया ले गए थे, हमने बेकार ही तुम पर शक किया। आनंद से उसका नन्हा सा मुख खिल गया, आंखें चमक उठी। कोई बात नहीं माई जी, इसमें गलती की क्या बात है? अगर रुपये खो गए तो आप हम पर नहीं तो क्या भैया पर शक करेंगी? कहते हुए गर्व से पीछे खड़े विवेक की ओर देखकर वह हंस पड़ा। दोस्तों, ये थी डॉक्टर पुष्पा सक्सेना की लिखी कहानी अपनों जैसा। कैसी लगी आपको नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे अगली बार ऐसी ही कहानियों के साथ, निकाल कर उन्हें साहित्य के पिटारे से बाहर। तब तक अपनों का, अपनों जैसों का दिल से, ईमानदारी से ख्याल रखिए। स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। नमस्कार।